नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह, हमारे साथ आज सुमित सर, बाबा, पुर्णेंदु जी और विचित सर हैं। आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हम बिहार पे करने वाले हैं, क्योंकि बिहार को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ी खबर आई, जहां उन्होंने एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टियों का जो भी हिस्सेदारी है वो उसका डिस्क्लोज कर दिया। उसमें एक झटका लगा है। जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो चिराग के चाचा हैं पशुपति पारस, जो जिनके पास अभी ओरिजिनल वाली जो एलजेपी है वो उन्हीं के पास है। अब देखते हैं कि उसका बंटवारा होगा कि नहीं होगा, क्या पुराना वापस मिलेगा चिराग को। तो उन्होंने उनको किनारे कर दिया एक तरीके से, और चिराग को 5 सीटें दे दी है। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है अब इसमें कि बीजेपी अब वहाँ बड़े भाई का रोल निभाएगी। 17 सीटों पर लड़ेगी। पिछली बार बराबर पर लड़े थे, इस बार 17 पर लड़ेगी, यानी 1 सीट ज़्यादा। उसके विधायक भी ज़्यादा हैं, मंत्री भी उसके ज़्यादा हैं। तो ये गेम अब शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार का डाउनफॉल धीरे धीरे शुरू होगा। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? ये आप लोग बताइएगा। इसका उल्टा है। कैसे? मेरा ये कहना है कि यदि नीतीश कुमार 16 सीट पे आज के दिन लड़ रहे हैं और बीजेपी केवल 17 लड़ रही है, तो बीजेपी क्लाइम डाउन की है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या किया है बीजेपी ने, समझ गए। बीजेपी को यहाँ कम से कम 22 से 24 सीट लड़ना चाहिए था। तो बीजेपी 2 जगह पे क्लाइम डाउन हुई है। एक तो चिराग पासवान के सामने भी क्लाइम डाउन हुई है, दूसरा नीतीश कुमार के सामने भी हुई है। नीतीश कुमार 16 सीट पे लड़ रहे हैं। क्या ये आपको नहीं लगता ये सबसे बड़ी खबर है? और बीजेपी केवल 17 ही लड़ रही है, पिछले बार 17 है। तो इसका मतलब बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के सामने झुकी है, चिराग पासवान के सामने झुकी है। पशुपति पारस की बात कही तो वो गुब्बारा बीजेपी ने ही फुलाया था, और गुब्बारे से हवा भी बीजेपी ने ही निकाल लिया। मैं 2 चीज़ें बताऊं आंकड़ों के साथ। बाबा ने ये क्यों कहा, बाबा की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, काउंटर नहीं कर रहा हूं, उसको आगे बढ़ा रहा हूं। जेडीयू को विधानसभा में 45 सीटें मिली, वो भी तब जब उसके पास 16 सांसद थे। 19 में चुनाव हो चुके थे ना, उसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव 20 में हुए, है ना। तो जो 16 सांसद की पार्टी जब चुनाव लड़ती है और जो उसके 45 विधायक जीत के आते हैं, तो अब बेस 45 विधायक का बन गया कि आपके पिछले चुनाव में 45 विधायक थे। उस हिसाब से अगर जेडीयू को, जो एक बार छोड़ के आरजेडी के पास चली गई, फिर भाजपा के पास लौटी, तो उसका स्टेक कम हो गया था। हम सब ने इस बारे में चर्चा की है, जाने अनजाने में, अपने अपने विचारों में, अपने अपने दोस्तों के बीच में, कि इस बार जेडीयू आ तो गई है बीजेपी के साथ, इसी शर्त पे आई होगी कि बीजेपी को वो 3-4 सीटें कंसीड कर देगी। बीजेपी जो है वो 20-21 सीटों पे लड़ेगी और जेडीयू 12-13 सीटों पे लड़ेगी। तो एंड मौके पे आज जब तुम घोषणा करके बात करो अश्विनी, और उसमें अगर जेडीयू अपनी 16 की 16 सीटों को बनाने में कामयाब रह गई है, तो ये जेडीयू की बड़ी जीत है। ये चिराग पासवान की बड़ी जीत है कि वो 5 की 5 सीटें, वो चिराग पासवान जिसके पास ओरिजिनल सिंबल नहीं है पार्टी का, जो ओरिजिनल पार्टी नहीं है जिसके पास, जिसके पीछे पशुपति पारस के पीछे पूरी भाजपा खड़ी थी इसको करने में, वो आज पशुपति पारस को पूछ नहीं रही है। बीजेपी को ये समझ में आ गया कि अगर बिहार में किसी के पास झोपड़ी है, मकान, बंगला, जो भी वो कहते हैं, अपना चुनाव चिन्ह बंगला, वो चिराग के पास है। उन्होंने सर्वे कराए होंगे, बीजेपी बहुत सर्वे कराती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनको तो दिया नहीं था, वो तो अलग हो गई थी पार्टी। पर बीजेपी को अभी सर्वे करके समझ में आ गया कि चिराग अगर कोई है तो वो बंगले का असली वारिस वही है। तो इसीलिए उन्होंने चिराग को अपने साथ रखा और चिराग को 5 सीटें दे दी। वो चिराग जो अकेला था अपने धड़े का, जिसके पास बाकी सब लोग जो थे वो चले गए, चाचा के साथ थे। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी को 370 का आंकड़ा लाना है तो कहाँ से लाएगी? नॉर्थ में तो सब जगह पीक पे कर चुकी है। तो पीक करने के लिए उसके पास ये था, बिहार था, बंगाल था, कि यहाँ पर वो जो पिछली बार 17 की 17 जीती हुई है, तो इस बार जब 20 लड़ेगी, 22 लड़ेगी, तो 5-6 सीटें यहाँ बढ़ाएगी। अगर बंगाल में 18 जीती है तो 18 को 25 करेगी तो बढ़ाएगी। कहाँ? अब अगर बीजेपी 17 की 17 ही जीत रही है तो वो 370 का फिगर पे कैसे पहुंच रही है? क्या कुछ और गेम भी चल रहा है? और क्यों नीतीश कुमार नहीं माने, क्यों नीतीश कुमार नहीं झुके? क्या नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई चीज है जो बीजेपी को समझ में आ गई कि अगर इनको छोड़ेंगे तो हमको नुकसान ज्यादा हो सकता है? मैं तो चाहता हूँ चर्चा इस पे होनी चाहिए। इस पे चर्चा लाजमी है। नीतीश कुमार आखिर 16 सीट पे क्यों मान गए? बीजेपी क्यों मान गई? बीजेपी इसलिए मान गई कि जब ये बातचीत निगोशिएशन का हुआ तो 17 में 16 जीते थे। फिर कहा गया आपके कुछ सांसद हमारे उस सीट से लड़ लेंगे। जो नीतीश कुमार ने पलटी मारा, उसके पीछे का जो कारण यही हमें समझाया गया जेडीयू के नेताओं से भी, बीजेपी के नेताओं से, कि जो सांसद जो पिछले कॉम्बिनेशन में जीत के आए थे
वो जेडीयू को आरजेडी के साथ जाने में असहज महसूस कर रहे थे। कई सांसदों ने ये दिया कि क्यों नहीं बीजेपी के टिकट से ही लड़ लिया जाए। ये सारा दबाव था नीतीश कुमार पर, जो हमें समझाया गया कि इसके चक्कर में ये खेला हुआ। लेकिन एक खेला और नीतीश कुमार करने वाले थे। उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि यदि 16 सीट नहीं मिलेगा तो उधर लालू यादव इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, ये नई खबर नहीं, ये सही खबर है। आखिर बीजेपी क्यों मान गई? अभी इक्वेशन तो वही रह गया, 17 आप जीते तो 17 लड़ रहे हैं, 16 ये जीते तो 16 लड़ रहे हैं। एक जो हार गया उसकी बलि दे दी गई, 5 सीट आपने उसको दे दिया है, चिराग को। और एक मांझी, एक चिराग के पांचों थे। आप एक मांझी एक कुशवाहा को देंगे। हाँ, 6 थे। अच्छा, आज देखिए ये क्या मजेदार बात, जो पशुपति के साथ जो लोग गए हैं वो आज चिराग के घर जो है वो हाजिरी लगा रहे हैं कि हमें टिकट दे दो। उसमें हमारा खगड़िया का सांसद भी है, ठीक है, वो भी बोला कि नहीं अब हम सब एक ही है, हमें एकोमोडेट कर लो। अब आपने उसको मझधार में बीच में छोड़ दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार पारस जो है हाजीपुर की सीट लड़ रहे हैं, वो भी वो आप निर्दलीय लड़े, आप आरजेडी के समर्थन से लड़े, आरजेडी के टिकट पे लड़े, अपने टिकट पे लड़े, लेकिन वो लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वो प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। आखिर आपने उसको इतना दिन तो आप तो उसी इलाके से आते हैं। हाँ जी, मैं उसी इलाके, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर चिराग पासवान वर्सेस पशुपति पारस होता है हाजीपुर सीट पे, तो क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे पशुपति पारस? मुझे नहीं लगता कि वोट जो है ना, जो आपने कहा कि जरूर सर्वे कराया होगा, जरूर अब वो सर्वे भी कराया। चिराग पासवान के मीटिंग में बहुत भीड़ आ रही है और एक जो है यूथ का अट्रैक्शन अलग होता है। पारस जो है ना कभी उतने कद के नेता नहीं रहे, हमारे विधायक रहे, 5-6 टर्म के विधायक रहे, लेकिन वो फैमिली ट्री में ही जीतते रहे और वहाँ के लोकल जो है पार्टी को संभालते थे। नेशनल पॉलिटिक्स रामविलास पासवान करते थे और पासवान साहब पारस को दिया टिकट। उसके बाद जब रामचंद्र जब बड़े हो गए, रामचंद्र को टिकट दिया, रामचंद्र गुजर गए, उनका बेटा प्रिंस है, पारस के बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने लेट शादियां करी। तो ये सब कुछ विद इन द फैमिली है, लेकिन उतना बड़ा कद नहीं है कि चिराग को दे। चिराग ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है एज ए, तो वहाँ लड़के अपना नुकसान कर लेंगे। अब क्या कहें, जब हाराकिरी, जब ये बात आ जाए, क्योंकि आपने उनको फुला के तो लीडर बना दिया था ना, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अब तो लिखा जाए, हाँ वही तो, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री। अभी आपने उनको कहीं नहीं, मुझे कहा गया कि राज्यसभा भी प्रॉमिस नहीं की गई है, गवर्नरशिप भी प्रॉमिस नहीं की गई है, तो इसका मतलब कि खत्म है। विचित सर, आपसे एक सवाल ये पूछना था क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं। हमने कुछ दिन पहले एक बार बात की थी, इस चर्चा की थी। नहीं, बिहार से। कहाँ से आते हैं आप? कभी यूपी हो जाते हैं, कभी बिहार हो जाते हैं। मैं यूपी नहीं होता, बॉर्डर है, बॉर्डर हूँ, लेकिन बिहार का हूँ। तो नेपाल तो नहीं है ना? तो जब हमने पिछली बार चर्चा ये की थी तो आपने ये कहा था कि आप जब वहाँ से आए वापस तो आपने कहा कि बिहार में बीजेपी को लेकर अच्छी खबर है लोकसभा के नज़रिए से और राजद के लिए विधानसभा के नज़रिए से। तो आप ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़ेगी तो पॉसिबिलिटी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, लेकिन यहाँ खेल उल्टा हो गया है। 17 लड़ेगी तो हो सकता है 17 ही जीते, अगर 24 लड़ती तो हो सकता था कि 23-22 जीत सकती थी। आपको लगता है बीजेपी ने अपना यहाँ लॉस किया है? बीजेपी ने लॉस नहीं किया है। बीजेपी अपना लॉस करके राजनीति आज की तारीख में नहीं करेगी। ऐसा इसलिए नहीं करेगी कि बीजेपी अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं देखती है। गठबंधन के मामले में भी जो गठबंधन दल के सहयोगी हैं उनको लेकर के भी अगर सोचें, बीजेपी अभी बाबा और सुमित जी ने जो बातें कही कि आखिर नीतीश कुमार का क्यों अपर हैंड दिख रहा है, बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव क्यों नहीं बना पाई, बावजूद इसके कि विधानसभा में उनकी हैसियत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ, अगर बीजेपी को ये पता होता कि ठीक है नीतीश कुमार को हम हाथ झटक देते हैं और नीतीश कुमार से बोलेंगे ठीक है जब जाओ तुम जहाँ, हम अकेले लड़ेंगे और हम इन्हीं छोटे छोटे दलों के साथ लड़ लेंगे, चाहे वो मांझी हों, चिराग हों और कुशवाहा हों। ये काम बीजेपी कर देती अगर लालू यादव की तरफ से ये तय होता कि नीतीश का दरवाज़ा, नीतीश के लिए हमारा दरवाज़ा बंद हो चुका है, जैसा कि 2014 में हुआ था। अगर त्रिकोणीय लड़ाई की स्थिति होती, बीजेपी को ये अंदाज़ा होता कि नीतीश कुमार को लालू यादव इतना खफा हो गए उनकी 2-2 बार की गद्दारी से, कोट अनकोट गद्दारी में कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में ना कोई गद्दार होता है ना वफादार होता है, तो बीजेपी नीतीश कुमार को
चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देती है कि लड़ लो अपने। और तब बीजेपी अपने बल पर त्रिकोणीय लड़ाई में उसको लगता है कि हम इन छोटे छोटे दलों 2014 में क्या हुआ था, बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली थी ना, 2 या 3 सीटें छोड़ करके। नहीं, 2014 में नहीं आरजेडी थी, ये 2019 में हुई। लेकिन उसमें बीजेपी की अपनी सीटें बहुत थी ना, 22 सीटें थी बिल्कुल। और मैं ये बात कर रहा हूँ, इस बार वो चीज़ें नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन। मेरा एंकर बाहर आ गया, इसको हेडलाइन दे रही है अपने आप को, ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है इसीलिए बीजेपी बैकफुट पे रही। अगर सॉरी इसीलिए, हाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है इसीलिए बीजेपी उस पर रही, अगर ये द्विपक्षीय मुकाबला इसीलिए बीजेपी को बैकफुट पे रहना पड़ा। और बिहार की राजनीति में एकदम सिंपल सा गणित है, 3 पार्टी है, 2 पार्टी जो यूनाइट हो जाएगा, हाँ तीसरी जहां बैठ जाती है उसको आगे कर तो बस वो दो को यूनाइट होना है। तो इस बार बीजेपी ने ये तय किया है कि हमें जेडीयू के साथ ही रहना है, नीतीश और लालू को एक साथ नहीं होना, नहीं तो फिर खेल खराब होगा। यही चीज़ है। तो बीजेपी ऐसा नहीं चाह रही है कि हम अपना एक गंवाने के चक्कर, एक पाने के चक्कर में 1.5 गंवाते हैं। उसका ये है कि ठीक है भाई 370 हमारा लक्ष्य है, लेकिन अगर ये उधर चला गया तो 370 तो नहीं मिलेगी, 400 का मंसूबा तो दूर की बात है। तो इसलिए उसने ये किया होगा जो हमको समझ में आता है, नहीं तो नीतीश कुमार पर कोई अतिशय प्रेम बरसाने का कोई कारण नहीं दिखता। एक हुई ये बात। दूसरी बात, चिराग पासवान को क्यों इतना हाइप मिला? चिराग पासवान भी चीज़ों को देख चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अगर अकेले लड़े और सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़े जहां जेडीयू लड़ रहा था और जेडीयू को भारी डेंट, उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया, उसके बाद भी जब नीतीश कुमार के इशारे पर कहिए और बीजेपी की सहमति से उनकी पार्टी टूट गई, बीजेपी ने उनको बिल्कुल किनारे करके रखा। लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। रामविलास पासवान, हाँ चिराग पासवान ने कभी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। वो हनुमान पहले बताते रहे, थोड़ा सा दुखी हुए होंगे लेकिन बोला नहीं। बीजेपी उसके बावजूद उन पर नहीं पसीजती, वो हनुमान कह देने से उनको हनुमान नहीं मान लेती। बीजेपी ने जो 2 चीज़ें देखी, उसने पारस को मंत्री बना करके एक तरह से बिहार में दलित राजनीति पर लिटमस टेस्ट किया बीजेपी ने, कि पासवान क्या बिहार में दलितों के एक ऐसे नेता के रूप में उभर सकते हैं जो रामविलास पासवान की जो विरासत थी उसको ख़त्म करके एक नई विरासत शुरू करेंगे और उस विरासत को बीजेपी अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन उसने देखा कि 2.5 से 3 साल के अपने मंत्री पद पर बैठने के बाद पशुपति पारस अकर्मण्य हो गए थे, सत्ता के नशे में थे। वो मंत्री पद पा करके वो इस तरह से कि उनको क्षेत्र में या लोगों में या संगठन पर कोई नहीं था। उनको लगा कि बीजेपी का साया हमारे ऊपर है, पार्टी पूरी हमारे हाथ में है, असली पार्टी होने का हमको मिल गया है, तो अब तो हम जो हैं वही हैं। चिराग पासवान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, मार्क्स ने क्या कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। ये कहीं भी लागू हो सकता है। तो रामविलास के पास क्या था, वो चिराग पासवान के पास क्या था, वो रामविलास पासवान की स्मृतियों को, उनकी विरासत को और अपने प्रति एक सहानुभूति की भावना को भुनाने के लिए निकल पड़े थे। और बाबा ने जैसा कहा सुमित जी ने कि बीजेपी अपना सर्वे कराती ही है, हर कई स्तरों पे कराती है। उसमें उसने देखा होगा कि सारी पूंजी जो पासवान वोट है बिहार में करीब 5% है, वो रामविलास के पुत्र के साथ है, इसलिए वो उस तरफ चली गई। तीसरी बात, जो इस गठबंधन के बन जाने के बाद जो एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिसको आरजेडी या महागठबंधन अपने पक्ष में नहीं भुना पाएगा, जैसा कि अभी मुझे सुनने में आया, मैं नहीं जानता हूँ कितना सही है, कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ सकती हैं। अगर रोहिणी भी चुनाव लड़ेंगी तब ये महागठबंधन के हार का कारण बनेगा। बिहार में इस तरह का मानस बनेगा कि लालू परिवार अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता, और इस तरह की चीज़ों में नकारात्मक चीज़ें बिहार में बनती जा रही थीं।
कि आपकी एक बेटी राज्यसभा में रहेगी, दूसरी बेटी लोकसभा के लिए लड़ेगी, एक बेटा विपक्ष का नेता रहेगा, दूसरा बेटा विधायक रहेगा, पत्नी एमएलसी रहेंगी, आप पार्टी अध्यक्ष रहेंगे। तो इस तरह के नैरेटिव में ये महागठबंधन को नुकसान, और अगर वो नुकसान जो भी कुछ इस तरह के लोग सोचने वाले हैं, वो फायदा बीजेपी को हो सकता है उस स्थिति में, एनडीए को। इसीलिए अब महागठबंधन के सामने ये चुनौती है कि ये जो गठबंधन बन गया और ये लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नीतीश के खिलाफ नाराजगी है, और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि नीतीश से गठबंधन करने का कोई तुक नहीं था, लेकिन उसको भुनाने के लिए ये तरीका है कि महागठबंधन सर्वसमावेशी व्यवस्था बनाती, लेकिन लालू प्रसाद की राजनीति से लगता है कि वो सर्वसमावेशी राजनीति के मूड में बिल्कुल नहीं दिखते। तो काफ़ी विस्तृत आप लोगों ने बताया है। तो बिहार की जो पलटी मार पॉलिटिक्स है, उसका एक नमूना हम लोग पहले ही देखे कि नीतीश जी ने पलटी मारी। अब उन्होंने कह दिया ये स्थायी पलटी है, ये आखिरी पलटी है, अब वो मोदी जी के हनुमान की तरह वो उनके साथ रहेंगे। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा, अभी एलजेपी के 6 सांसद थे, 5 पशुपति के साथ गए और वो पशुपति पारस के साथ, और बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने 5 कैबिनेट मंत्री रहे, सब कुछ रहा। चिराग चाहते थे कि 12 जनपद को एक स्मृति के तौर पे रखा जाए, बीजेपी सरकार नहीं मानी। अंत में वो देखा आपने किस तरह से चीज़ें वहाँ पे वो था। तो लेकिन विधानसभा चुनाव भी वो लड़े, हालांकि उनका मेन टारगेट था कि जेडीयू को नुकसान पहुँचाना। लेकिन अब देखिए चुनाव होते थे, पलटी हो गई, अब पशुपति पराये हो गए और चिराग अपने हो गए। तो ये चीज़ है। अब बात उठती है कि ये इन चीज़ों का क्या होगा। अब हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार में केमिस्ट्री से ज़्यादा अर्थमेटिक काम करता है। वो जेडीयू जिधर जाएगी वो वोट शिफ्ट होता है, ये मानने वाली बात है। और हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सीटें कम ज़्यादा क्या होंगी। तब भी मैंने ये बात रखी थी कि जेडीयू अगर बीजेपी के साथ आ रही है तो ये डील पहले ही हो गई होगी। ये हमें अचानक नहीं दिख रहा है कि कोई 1-2 दिन का कोई हालिया कुछ हुआ होगा कि बीजेपी ने उनको 16 सीटें दे दी हैं। ये डील पहले से वो करके आए होंगे, क्योंकि एक बार आप डील बिना किए आते हो तो आप थोड़ा सा आपका वो बात नहीं रह जाती। आप डील करके आते हो कि भाई इतना हम विधानसभा लड़ेंगे, ये होगा, इतने मंत्री पद होंगे। ये सब डील पुराने दिग्गज नेता हैं, 10 बार की इधर-उधर पलटियां होती हैं, तो वो सब करके ही वो सब हम लोग भले चाहे उस चीज़ को ना समझ पाए, वो लोग ज़्यादा देखते हैं जहाँ से, क्योंकि वो उनका काम है, 24 घंटे यही काम करते हैं। तो वो डील के साथ आए होंगे। नीतीश से बेहतर डील कौन? अब चूंकि वो बात वही है अर्थमेटिक वाली, वो प्लस इधर उधर होगा, जहां जाएंगे वो जाहिर सी बात उनका वोट शिफ्ट होता है, देखने को आया। अब आगे क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन नीतीश अगर 15 में महागठबंधन के साथ रहे तो बहुमत मिला, और अच्छा बड़ा बहुमत मिला, छोटा मोटा बहुमत नहीं मिला महागठबंधन को 2015 में। बाद में वो चले गए, फिर सरकार फिर से बीजेपी के साथ बना ली। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि क्या होगा। एक तो इसमें मुझे लगता है महागठबंधन के लिए आज की स्थिति, जो आज से पहले की स्थिति थी, उससे बेटर स्थिति में वो जाएंगे। कैसे? अगर चाचा पशुपति को बीजेपी मैनेज करने में नाकामयाब होती है तो पशुपति पारस, आपको भी पता है बाबा कि रामविलास पासवान के वो हनुमान अगर कोई थे तो पशुपति पारस थे। जो मैनेजमेंट जो होता है, चुनावी मैनेजमेंट, मैं बोल नहीं सकता बहुत ज़्यादा, वो कौन देखता था? बिहार के लोगों से पूछिए आप, चिराग थोड़े ना देखते थे। चिराग तो कुछ साल से आए ना राजनीति में, वो पूरा का पूरा काम पशुपति देखते थे और बहुत ही ट्रस्टवर्दी थे वो रामविलास के। तो संगठन में जो वो है, वो कहीं ना कहीं वो आधा तो वो डेंट मारेंगे ही। अगर वो आरजेडी के साथ में हाथ मिलाते हैं और आरजेडी का वोट बैंक, और कुछ तो देखिए, कुछ नहीं से कुछ तो वोट कट करेंगे, क्योंकि उनका अपना कुछ प्रेजेंस है। और बात है मनी पावर की, तो वो मनी पावर भी है। जो वहाँ की ज़मीन को समझते हैं वो जानते हैं कि पैसा है चुनाव में खर्च करने के लिए। उसमें कहीं से पशुपति पारस वो चिराग के सामने 19 नहीं बैठेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं उनके पास भी, वो पूरी दमदारी से लड़ेंगे। ठीक है, चिराग की अपील जो है वो युवाओं में ज़्यादा है, वो बात सही है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं सर्वे कराया होगा, उनको लग रहा है कि चिराग में इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यंग हैं, वो अपील है तो वो है। लेकिन अगर वो पशुपति को मैनेज करने में नाकामयाब रहते हैं तो एक कम से कम जीत हार एक अलग बात है। महागठबंधन के लिए एक फायदे का सौदा कहीं ना कहीं साबित होगा। जो वोट उनको बिल्कुल नहीं उस ढंग से आते, वो कुछ तो वो डेंट होगा, तो वो एक फायदे की स्थिति रहेगी। ओवरऑल इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक बात की बात है। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो 370 वाली, जो सुमित सर ने बहुत अच्छे से उसको वो किया कि बीजेपी अगर कम लड़ेगी तो 370 का वो जो हम लोग कह रहे थे ना कि क्या बीजेपी अपने एलाइज को इस बार कम सीट देगी। महाराष्ट्र में तो दिख रहा है साफ साफ
कि बीजेपी एक ज़्यादा संख्या में लड़ने वाली है, लेकिन बिहार में वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दूसरे राज्यों में कैसे होगा? क्या साउथ में और सब बीजेपी ज़्यादा होपफुल है कि वहाँ से उसकी सीटें बढ़ेंगी? क्या तेलंगाना में उसको लग रहा है कि इस बार वो पिछली बार 4 पाई थी, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी? कर्नाटका में तो खैर वो बहुत अच्छी स्थिति में थी, वहाँ से तो उससे ऊपर जाना शायद चैलेंजिंग होगा। क्या केरल या तमिलनाडु में कुछ उसका खाता खोलेगा या सीटें बढ़ाएगी? तो वो एक चैलेंजेस है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में जिस तरह से जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत नीचे चला गया था, वो 40-45 सीटों के आसपास आ गए थे, क्या लोकसभा में वो विधानसभा वाला स्ट्राइक रेट रिफ्लेक्ट होगा या मोदी जी के नाम पे वो अलग तरह से वोट होगा? वो एक देखने वाली बात होगी। एक सेकंड बस खाली एक चीज, चूंकि पूर्णेंदु जी ने जो पशुपति पारस को बोला कि वो क्या आरजेडी महागठबंधन की तरफ आएंगे तो फायदा होगा, मैं उसके बारे में तो भी नहीं, लेकिन जो हाजीपुर के बारे में हुआ कि क्या बाबा ने बोला कि वो लड़ने वाले हैं, तो क्या महागठबंधन उनको टिकट दे देगा? मुझे एक चीज़ लगता है कि महागठबंधन अगर पशुपति को लड़ा देगा खुद, तो उससे महागठबंधन को नुकसान होगा और चिराग का जीतना बहुत ज़्यादा माने अवश्यंभावी जैसा हो जाएगा। अगर वहाँ पर कोई इनके परिवार से अलग किसी मजबूत नेता को महागठबंधन चुनाव में लड़ाता है और ये दोनों चचा भतीजा लड़ते हैं, वो भतीजा निर्दलीय लड़ें या अपनी पार्टी से लड़ें, जो भी लड़ें, तो महागठबंधन फायदे में हो सकता है। क्योंकि हाजीपुर में ही लोगों ने रामविलास पासवान तक को हराया है, 2009 में भी हराया था। बस एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। अब महागठबंधन उस तरह के मजबूत नेता, दलित नेता किसको निकाल पाता है? क्योंकि राम सुंदर दास ने 2009 में हराया था और वो भी 93-92 साल की उम्र में हराया था। तो मेरे कहने का यही है कि वो कई बार क्या होता है कि ये नहीं होता है कि जो आपका विरोधी है उसका भाई या उसका कोई नाराज हुआ हमेशा मिला ही लीजिए। कई बार उसको दूर खड़ा करके भी आप अपने लिए फायदेमंद राजनीतिक सौदा कर लेते हैं। जो अगर हाजीपुर वाली लोकसभा की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि देखिए सीट आरक्षित है, लेकिन वहाँ पर जो वोट बैंक दलित के अलावा वो है वो या तो यादव या राजपूत, ये 2 बड़े वोट बैंक हैं। अब रामविलास पासवान साहब की पॉलिटिक्स आपको भी पता है कि जैसे लालू यादव कहते थे मौसम वैज्ञानी है, तो कभी वो जब एनडीए के साथ होते थे तो दलित, राजपूत और वो सारे वोट बैंक के हिसाब से जीतते थे। जब वो आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते थे तो यादव वोट बैंक उनको सपोर्ट करता था। वही जो बिहार का अर्थमेटिक वाला मामला है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो वो एक नोट देखने वाली बात होगी। रामविलास के साथ एक चीज ये भी थी कि रामविलास अपने नहीं, रामविलास पासवान और जगजीवन राम बिहार में 2 ऐसे दलित नेता हुए जो कि थे दलित नेता, लेकिन सवर्णों में खासकर अपने क्षेत्रों में उनकी स्वीकार्यता बहुत मजबूत थी। जैसे हमारे यहाँ सासाराम से थे जगजीवन राम, हम लोगों के समय तो नहीं लेकिन पिता जी के समय में, और उनको सबसे ज़्यादा लोग उनको सबसे ज़्यादा सवर्णों के ही, मतलब हो सकता है दलित वोट दे या ना दे, लेकिन सवर्णों के खासकर ठाकुरों के वोट तो उनको जमकर मिलते। मैं बस एक लाइन ऐड करूंगा। जैसे रामविलास पासवान के व्यक्तित्व के बारे में बात आ रहे थे तो उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो ऐसे नेता थे, क्योंकि ज़्यादा समय वो मंत्री रहे, वो कहते किसी भी पार्टी का आदमी जाता था तो वो काम करते थे उसका, वो उसमें ये नहीं देखते थे मेरी पार्टी का या दूसरी। कांग्रेस के भी नेताओं का काम करते थे जब वो एनडीए के साथ होते थे, जब एनडीए या जब यूपीए के साथ होते थे तब वो दूसरी पार्टी के नेताओं का भी काम करते, इसलिए उनका एक अपना पर्सोना तो था ही। नहीं देखिए, इतना तो है ना कि एक अपनी अलग पार्टी बना के और उसको खड़ी कर देना और उसे सीट जीत के ले आना और केंद्र में मंत्री बन जाना किसी भी की भी सरकार। लेकिन बिहार में दलित की पॉलिटिक्स आप देखेंगे ना, 2 डोमिनेंट कास्ट है वहाँ दलित में, एक पासवान का कास्ट है और एक मांझी जी का कास्ट है। मांझी जी का कास्ट मुसहर वो है, राम साहब है, तो वो लेकिन वो हाँ, तो वो उतना डोमिनेंट नहीं हुआ है, नहीं वोट में है लेकिन नेता के रूप में नहीं है। आज की तारीख में नहीं है वो, सबसे ज्यादा वोट आज भी उन्हीं का। लेकिन ये दोनों जो कास्ट है ना, जो दुसाध हम कहते हैं और जो मुसहर कहते हैं, ये दोनों कास्ट के नेता जो है ना डोमिनेट कर गए। जैसे हमारे यहाँ से या तो पशुपति पारस जीते थे या मिश्री सरदार जीते थे। जो बात इन्होंने कही ना, रामसुंदर दास ने हरा दिया पासवान जी को, तो वो वही 2 एससी की जातियाँ जो गांव में एक दूसरे को देखना नहीं चाहती हैं। गांव में वो एक दूसरे का राइवल है, हालांकि टोला उनका ये है, लेकिन वो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वोट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है उनका झगड़ा रहता है। तो उसी का जो फ़ायदा जो है
वो अलग अलग पार्टियां उठाती हैं, और जिसमें कि बाद में अलग अलग जो शेड्यूल कास्ट है वो जुड़ते जाते हैं। मैं नाम तो पढ़ते हैं यार, तुमने पूरा चर्चा कर ली कि इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। नहीं, मैं एंड भी करूंगा, लेकिन पहली चीज़ है बीजेपी जो 17 सीटें लड़ रही है वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू जो 16 सीटें लड़ रही है, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग की पार्टी जहां लड़ रही है, LJP-R कहते हैं इसको, वो है वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई। उपेंद्र कुशवाहा काराकट से लड़ेंगे, उनकी पार्टी जो है, और मांझी साहब की पार्टी जो है वो गया से लड़ेगी। हाँ, तो ये 40 सीटों का हिसाब किताब है। मैं एक चीज़ जो मैं एंड करने के पहले मैं चाहता हूँ कि क्विक इस पर भी एक मिनट बात कर लेनी चाहिए, और वो तुम्ही से शुरू करता हूँ। चलो मैं लेट नहीं, मुझे तुमसे पूछना है। लेट मी प्ले, थोड़ी देर के लिए मॉडरेटर का काम करने दो मुझे। तुम कब तक बाइक संभालोगे, थक जाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अश्विनी, क्या 17, 16, 5, 1, 1 ये फॉर्मूला है, जेडीयू 16 पे लड़ रही है, क्या आपको अभी भी लगता है कि इस फॉर्मूला, ये जो कॉम्बिनेशन है महागठबंधन इनका एनडीए का, ये इंडिया से भारी है बिहार के संदर्भ में, और क्या नीतीश कुमार चुनावों के बाद वापस आ सकते हैं इस तरफ? सर, इसमें मैं यही थोड़ा सा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन का सवाल पूछने वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया। हाँ, जवाब दे देता हूँ। कल यानी 17 तारीख को जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कल जो रैली में, उन्होंने ये कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन बिहार में सबसे ज़्यादा सीट लाने का काम करेगा। और जैसा हमने, अगर मैं 2-3 महीने पहले की बात करूं, जब नीतीश कुमार, उसी रैली में तेजस्वी ने ये भी कहा था कि हमारे चाचा की कोई गारंटी मोदी जी दे सकते हैं क्या? हाँ, कि वो फिर नहीं पलटेंगे। तो क्या पलटने को लेकर आशंकाएं, उम्मीदें, हवाबाजी शुरू हो चुकी है क्या? देखिए, पलटेंगे इसलिए नहीं सर, क्योंकि 16 सीटें दे दिया तो पलटने का सवाल ही नहीं है। अगर चुनाव के बाद नहीं पलटेंगे, क्योंकि 16 सीट दे चुके हैं। और दूसरा जो आप बता रहे थे कि माहौल जो 2-3 महीने पहले तक मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ने पर लग रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोग वहाँ नाराजगी है, क्योंकि बार बार स्विच कर रहे थे, लोग पलटू राम बोल रहे थे। तो वो जो इमेज है ना, वो लोकसभा चुनाव में आरजेडी को ज़्यादा फायदा करेगी। जहाँ पे आरजेडी और जेडीयू के कैंडिडेट सामने होंगे या एलजेपी के कैंडिडेट होंगे, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन थोड़ा सा एज में होगा, क्योंकि जो तेजस्वी ने पिछले 3 महीने में अपनी इमेज बनाई है, उससे बीजेपी के खिलाफ तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी के खिलाफ जरूर उनको फायदा होगा। बाबा, यही सवाल आपसे, क्या नीतीश कुमार पलटेंगे? इसके बाद कौन मजबूत है, महागठबंधन या नहीं? आज के दिन बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, इसमें 2 राय नहीं है। ये गठबंधन नहीं, मैं बीजेपी में बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ बीजेपी, मैं इतना तो समझता हूँ, तो मैं बीजेपी बोल रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं पलटेंगे कोई नहीं कह सकता, पलट भी सकते हैं, अभी पलट जाते हैं। यदि 16 सीट नहीं मिलता ना, अब भी चले जाते। आज शाम में, कल जो है ना, वो सीट की घोषणा हो जाती है। आज दिल्ली आ रहे हैं, आज दिल्ली आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। चुनाव के बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर दोबारा बन सकते हैं कि नहीं। समझ गए ना? 2025 में तब तक यदि वो लंदन से होके आए, कहा गया कि इलाज भी करा के आए, तो यदि वो स्वास्थ्य उनका ठीक रहा तो वो एक कोशिश और मारेंगे कि भाई एक टर्म और, लास्ट टर्म। यदि उनका सेटलमेंट बीजेपी के साथ कुछ और हो गया है, वाइस प्रेसिडेंट, कहीं का गवर्नर, ये सब मुझे नहीं मालूम कि अच्छा, दूसरी बात, आप लोग हंस रहे हैं, मेरा ये तो मानना है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी उनको रहने देगी क्या चीफ मिनिस्टर? समझ गए? ये एक बड़ा सवाल है जो बिहार के लोग, हाँ, क्योंकि बीजेपी रहने देगी कि नहीं रहने देगी, ये तय करेगा कि वो कितनी सांसद की सीट जीतते हैं। यदि 16 में फिर उन्होंने 15 जीत लिया, 14 जीत लिया, तो शायद वो सरवाइव कर जाएंगे। वो यदि 10 के नीचे चले गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनको भी चीफ मिनिस्टर वहाँ बीजेपी रहने देगी। देखिए, बाबा ने बाबा ने जो ये बात कही कि क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री रहने देगी, ये सवाल तो है, क्योंकि बीजेपी किसी को तभी तक बर्दाश्त करेगी
जब तक वो उसके लिए सुविधाजनक है। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस राष्ट्रीय दल बड़ी मछली की तरह व्यवहार करती हैं, छोटी मछलियों को वो निगल जाती हैं। दूसरी बात कि आपने जो सवाल पूछा कि क्या वो इधर आएंगे, नीतीश कुमार आ सकते हैं। नीतीश कुमार इसके लिए स्वतंत्र हैं और नीतीश कुमार आएंगे तो कोई अब आश्चर्य भी नहीं करेगा, इसलिए और भी आसान है आ जाना। लेकिन कब आएंगे? जब बीजेपी को जो 370 कह रही है, अगर बीजेपी 230-240 सीटों पर आ जाए उधर, और इधर नीतीश कुमार को लगे कि हमारे लिए फ़ायदा है, तब नीतीश कुमार अपना जो भी 15-16 जो भी सांसद होंगे उनके, अगर जीत गए, जितना पिछली बार के हिसाब से अगर 16 में 15 भी जीत गए, तब वो लेकर के बिल्कुल। हाँ, मेरा नीतीश कुमार का इतना डाउनफॉल हुआ है कि 2009 में 25 सीट लड़ी थी जेडीयू और 15 सीट लड़ी थी बीजेपी। नहीं तो आप बिल्कुल तो ये हालत हो गया है। अब उनकी पार्टी जो है धीरे धीरे अब 17-16 हो गया है। अभी देखते हैं विधानसभा में किसको नहीं बाबा, तो उसमें क्योंकि 14 में ये अलग लड़े, 14 की बात नहीं आप 9 का एग्जाम्पल आपने दिया, 9 का एग्जाम्पल दिया, लेकिन खेल कैसे पलटा भाई? नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी हमें स्वीकार नहीं है, उनका सेक्युलरिज्म जागा, उसके बाद वो अलग लड़े। बीजेपी 22 सीट ले आई, नीतीश कुमार की शायद कितनी 2-3-4 सीट थी, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। बीजेपी की 22 थी, 22 और ये दो। हाँ ठीक है, इनकी 2 थी जेडीयू की। तो जाहिर सी बात है जो 22 जिसका क्यों एलजेपी भी जीती थी। कुशवाहा, 3 कुशवाहा, और वो कांग्रेस 2 जीती थी या 3 जीती थी, आरजेडी भी 3 जीती थी। ऐसे कर करके जीते थे। तो नहीं, आरजेडी शायद 4 जीती थी और 2 जीते थे नीतीश। तो चूंकि सिटिंग एमपी का एक फॉर्मूला है भाई, 22 वाला कितना कम करेगा, फिर भी वो 22 से घट के 17 पे तो गए थे। और जेडीयू ने तो वही डील की भाई, हमारे सिटिंग 16 हम कैसे उसको किसको हटा दें, किसका टिकट काट दें। जैसा महाराष्ट्र में हुआ है कि उनके 13 उनके साथ सांसद है तो 13 दे रहे हैं, और एनसीपी के साथ हैं कम है 4 तो उनको 4 ही दे रहे हैं। लेकिन वहां पे सिटिंग एमपी के हिसाब से फॉर्मूला मुझे लगता है ये ऐसा फाइनल हुआ है। तो बात है कि नीतीश कुमार का क्या होगा, मतलब या इसका खेल का क्या होगा। अगर अगला विधानसभा चुनाव अलायंस में लड़ेंगे और नीतीश कुमार की सीटें बहुत कम हो जाती हैं, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही हो जाती है कि 20 सीट नहीं क्रॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ऐसा बैगेज क्यों ढोएगी। लेकिन वो परफॉर्मेंस उनका सुधर जाता है, भी 60-60 सीट ले आते हैं इन केस अगर ऐसा होता है तो रखेंगे अपने साथ। क्योंकि फिर और वो भी तो क्योंकि नॉर्मली जो बंटवारा होता है इनका 243 सीटें हैं तो 50-50 का इनका रेशियो होता है। अगर दूसरे अलाइज हैं तो उस हिसाब से रेशियो बढ़ता है, दोनों साथ में बढ़ते हैं। वो स्ट्राइक रेट पे है कितना डिपेंड करके, बीजेपी क्या अकेले इतनी सीटें ले आएगी वो और दूसरे अलाइज मिलके कि बहुमत मिल जाए, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। एक चीज़ बस खाली जो सुमित जी ने आखिरी सवाल पूछा था कि महागठबंधन क्या रहेगा, कैसा रहेगा। महागठबंधन अच्छा कर सकता है, मतलब अच्छा का मतलब है कि अपर हैंड होगा ये नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसमें अच्छा कर सकता है अगर आरजेडी वहाँ पर ज़्यादा सीटों पर लड़े और अपने उम्मीदवार लड़ाए। पहली बार नहीं बाबा, कांग्रेस के साथ क्या है सर, कांग्रेस के साथ क्या है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीटें ले लेती है अपनी। विधानसभा में 70 सीटें ली, अगर विधानसभा में कांग्रेस को उसने 35 या 40 सीटें दी होती तो हाँ, तो सर सही कह रहे हैं, तो आरजेडी की सरकार बन गई होती। दूसरा एक चीज बस खाली उसमें, दूसरा कम्युनिस्ट जो वहाँ पर माले है उसका बहुत आधार है मजबूत, वो कई जगह पर कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर है, तो उसको सीटें दे करके बाकी जिन सीटों पर न भी लड़ रही है वहाँ पर उसके वोट को आप पोलराइज कर सकते हैं अपने पक्ष में। अगर महागठबंधन इस तरह से करेगी, अगर वो सिर्फ हवा हवाई कि नहीं हम तीनों गठबंधन हो गया इतना परसेंट इतना कागज पर वोट जोड़ के देखेगी, तब दिक्कत होगी। और वंशवाद वाली बात मैंने कही वो तो है खतरनाक। सुमित सर के एक सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया था। अभी हमारे जब एडिटर इन चीफ पुगलिया सर ने जब इनका देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लिया था तो वहाँ बताया कि इतने टुकड़े हो गए कि वो अलायंसेस पे वो करना मुश्किल हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि पार्टी कुछ भी हो, अलायंस कुछ भी हो, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। वही बात क्या बिहार के लिए लागू होगी या नहीं, क्योंकि जेडीयू लड़ रही है, सवाल है कि मोदी के नाम पे, और ये बात सही है। मोदी विरोधी भी ये मानते हैं कि ये चुनाव मोदी के केंद्र में है,
इसीलिए बीजेपी या जो सरकार का पूरा अभियान रहा है वो सिर्फ मोदी, मोदी की गारंटी, कहीं एनडीए की गारंटी नहीं बोला जाता, बोला जाता है मोदी की गारंटी, मोदी। इंडिया की तो बीजेपी की भी नहीं बोला बीजेपी की गारंटी भी नहीं मोदी की। बोला जाता। तो पूरे केंद्र में मोदी हैं। ये बात सही है कि अलायंसेज में भी बहुत, आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इतने अगर अकेले लड़े तो जीत नहीं पाएंगे, मोदी के नाम पे ही जीतते हैं। तो क्या उसका फायदा जो हम बात कर रहे थे विधानसभा में जेडीयू को नहीं हुआ, क्या पता उसमें बीजेपी की स्ट्रेटजी रही हो कि लेकिन लोकसभा एक अलग चीज है। तो मोदी के नाम पे क्या इनके 16 सीटें निकलेंगी, क्या होगा, वो भी एक दिखने वाली बात होगी। सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये तो जनता ही बताएगी। तो जनता वोट करेगी और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तब सब पता चल जाएगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।